वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा। प्रोग्राम है सेहत सबके लिए। उम्मीद है आप सबकी ईद बहुत ही अच्छी गुजरी होगी। ईद की छुट्टियां हैं, ख़त्म भी हो गई और आप सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल वापस जा रहे हैं। फाइनल एग्जाम्स का प्रेशर भी है, गर्मियां भी शुरू हो गई हैं और जो पेरेंट्स का सबसे बड़ा नाइटमेयर है वो क्या होता है, वो यही कि बच्चे जो हैं वो बार बार बीमार होना शुरू जाते हैं। कभी बुखार है, कभी खांसी है, कभी जुकाम है, कभी किसी किस्म का कोई रैश है, कोई एलर्जी है, डायरिया है, फूड पॉइजनिंग, कोई ना कोई रीजन हो जाता है जिसकी वजह से उनको घर पे रहना पड़ता है। बाकी बच्चे भी फिर उससे इन्फेक्ट होते हैं, वो भी बीमार होते हैं और समझ नहीं आता कि किस तरह स्कूल और वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन किया जा सके। इसलिए आज जिनको हमने इनवाइट किया है, बहुत मशहूर हूं मैं उनकी, प्रोफेसर डॉक्टर मकबूल हुसैन साहब है। वो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जो है आपका पिम्स का चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, उसके हेड है और मोर देन 30 इयर्स एक्सपीरियंस है प्रोफेसर साहब का इन ट्रीटिंग ऑल दीज बच्चों की बीमारियां। और बच्चों की बीमारियों से हम शुरू तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि बच्चों की कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाया कैसे जाए कि उनको बार बार ये इन्फेक्शंस ना लगे। उनकी न्यूट्रिशन या उनको जो खाना पीना आपने देना है वो किस तरह से सही दिया जाए, उनकी डेली रूटीन क्या हो, ताकि जो है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, बजाय इसके कि हम सिर्फ बीमारी और उनका इलाज की बात करें। आज हम शुरुआत इससे करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि एक बच्चा जो है वो आइडियली क्या खाए, क्योंकि आपको पता है माओं को तो हमेशा लग रहा होता है मेरा बच्चा खाता नहीं है। फिर बच्चे जो हैं कभी कुछ खाते हैं, कुछ बच्चे कुछ खाते हैं, कुछ बच्चे कुछ नहीं खाते, कुछ एलर्जिक होते हैं, कुछ आजकल के झटपट खानों में होते हैं, जिसकी वजह से जो है उनकी न्यूट्रिशन भी सही नहीं है और बहुत ज्यादा इन्फेक्शन भी उनको इजीली वो कैच कर लेते हैं। तो इसके ऊपर बताइए। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा, आपने मुझे मौका दिया है यहाँ पे पब्लिक से बात करने का। जहाँ तक आपके सवाल का तल्लक है, मैं समझता हूँ कि बड़ा इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी जो बीमारी है, स्पेशली बच्चों की जो बीमारियां हैं, उसके लिए आगाही जो है उसका बड़ा रोल है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। माओं को पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बच्चों के बारे में। आपने कहा है कि बच्चों का दफाई निज़ाम कैसे मजबूत किया जा सकता है, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है, बच्चा जब पैदा होता है उससे पहले माँ जब प्रेग्नेंट होती है उसको भरपूर तरीके से अवेयरनेस दी जाए, उसको बताया जाए कि वो अपनी खुराक का अच्छा ख्याल करे, अपनी एक्टिविटी जो है उसको पॉजिटिव रखे और जब बच्चा पैदा हो तो उससे पहले उसे तैयार होना चाहिए कि मैंने बच्चे को अपना दूध पिलाना है। ठीक है। सबसे पहली ग़िज़ा जो है जो विद इन हाफ एन आवर बच्चे को मिलनी चाहिए वो है माँ का दूध। और जो माएँ इस चीज़ पे अमल करती हैं, मैं समझता हूँ कि माँ का दूध, अगर मैं उसकी आपको बताऊँ कि उसके फ़वाइद क्या हैं, तो उसके ऊपर तो बुक्स लिखी हुई हैं, वो इतने ज़्यादा हैं कि मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी और अपने रेजिडेंट्स को भी बताता हूँ कि माँ के दूध के फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि ज़िंदगी के अलावा मरने के बाद भी जो है वो उसका इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब प्रॉब्लम ये होता है ना कि बहुत सारी माओं का दूध काफ़ी आता नहीं है, ठीक है, और वो कहते हैं कि बच्चा चिड़चिड़ा रहता है, उसका भूख नहीं खत्म होती, उसका पेट नहीं भरता। तो इस तरह की माएँ फिर क्या करें जिनका दूध प्रोडक्शन ही नहीं है उतनी? अच्छा, दफाई निज़ाम के लिए माँ का दूध एक सिर्फ उसका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ, बाकी चीज़ें जो हैं वो उनको भी थोड़ा सा बता दूँ। उसके बाद सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है हिफाजती टीके। जो बच्चों के हिफाजती टीके हैं, हमारे पाकिस्तान में अच्छी जगहों पे, इवन इस्लामाबाद में भी उनकी जो वैक्सीनेशन का जो शरह है वो 50 से 60% तक है। अगर हम इसको अच्छा ले जाएं, बहुत ऊपर ले जाएं, 90%, 95%, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी बीमारियाँ ऐसी हैं जिसमें खसरा है, जिसमें लाकड़ा काकड़ा जिसको चिकन पॉक्स कहते हैं वो है, इसी तरह कनपड़े या माम्स जिनको कहते हैं वो है, इसी तरह टीबी है, पोलियो है, बल्कि अब तो टाइफाइड भी है। ठीक है, तो ये जो बीमारियां हैं ये काफ़ी मोहलक बीमारियां होती हैं शुरू के महीनों में। तो अगर माएँ उनको प्रॉपर तरीके से बताया जाए कि अपने बच्चों की हिफाजती जो टीके जात का जो कोर्स है उसको भरपूर तरीके से किया जाए। उसके बाद आता है तीसरी चीज़ जो आती है वो है 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। ऊपर वाले दूध जो होते हैं उनके नुकसानात ये होते हैं, बॉटल फीडिंग होती है ना, तो उसमें बच्चे को
इसहाल या दस्त की बीमारी का बड़ा खतरा होता है, ठीक है, जिसको हम अक्यूट डायरिया कहते हैं। अब सीजन आ रहा है, गर्मियों में ये डायरिया की शरह बढ़ जाती बहुत है, ज्यादा। तो उसमें बच्चे जो हैं, जब डायरियल एपिसोड्स होते हैं या डायरिया के जो बीमारी वो होती है, तो उसमें बच्चे का वज़न के कम होने का बड़ा ख़तरा होता है, और वज़न कम होने से बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। और फिर इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है कि 6 माह तक सिर्फ माँ तो आप अपना कह रहे हैं दूध कि पिलाए। 4 महीने तक उसको और कुछ नहीं देना, जैसे लोग पानी 6 पिलाते महीने हैं तक, पहले 4 महीने का कंसेप्ट था, हाँ, अब 6 महीने का हो गया है। अब 6 महीने का तो है। मतलब आप फर्स्ट 6 मंथ सिर्फ और सिर्फ माँ की दूध। और माँ की दूध कितनी दफा दिया जाए बच्चे को, क्योंकि अच्छा, बच्चे ये तो रोते शुरू ही में- रहते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। शुरू में ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो पहले आपने कहा कि जो बच्चे कुछ माँ का दूध लेते नहीं है, माएँ कहती हैं दूध हमारा कम है, इसको हमारी ज़बान में कहते हैं दिस इज कॉल्ड इनसफिशिएंट मिल्क सिंड्रोम। ठीक है, इनसफिशिएंट मिल्क सिंड्रोम ये नाकाफी। है जी कि दूध होता बहुत है, बट माँ सामो समझती कि मेरा दूध कम है। बच्चे रोते किसी और वजह से हैं, और माँ ये समझती है कि या तो बच्चा जो है उसको दूध नहीं मिलता, दूध मेरा कम है, या बच्चे के पेट में दर्द है। इसके लिए दैट्स वाई मैंने आपको शुरू में कहा कि बड़ा जरूरी है, ये पीडियाट्रिशियंस का भी काम है जो बच्चों के डॉक्टर हैं, और गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं उनका भी काम है कि वो डिलीवरी से पहले प्रेगनेंसी के दौरान माँ को तैयार करें, माँ को वो टेक्निक्स बताएं, उसको तैयार करें, उसमें डेडिकेशन लाएं ताकि वो कोशिश करे और अपना दूध पिलाए। तो दूध जो होता है ना, अगर प्रॉपर टेक्निक हो, जो उसका जो 1-2-3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, उनको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाए। मैं तो समटाइम्स ये करता हूं कि मैंने एक वो रखी होती है WHO की बुकलेट है, उसके ऊपर पिक्चर्स हैं, तो माओं को मैं वो बताता हूं कि इस तरह आपने फीड कर, और काफी माएँ उसको समझ जाती हैं। ठीक है, एक तो ये है माँ अपनी खुराक अच्छी रखे, दूसरे नंबर पे स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट हो, तो दूध डेफिनेटली आएगा, और फिर बच्चे को दूध पहुंचेगा भी, और फिर बच्चे की ग्रोथ भी होगी, और बच्चा बीमार भी नहीं होगा। डॉक्टर साहब, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि माँ को पैदाइश के बच्चा उसने डिलीवर कर दिया, उसके 6 महीने तक आप एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट दें, इतना वक्त और इतनी छुट्टी दें, चाहे वो वर्किंग वुमन हो, चाहे वो आपके घर पे वुमन हो, इतनी अच्छी खुराक दें, ना कि अब तो तुम्हारा बच्चा हो गया बस अपने काम पे लग जाओ, बजाय उसको खुराक दें, स्ट्रेस फ्री करें, तब ही दूध आएगा, और तभी आपका बच्चा जो है वो स्ट्रांग होगा, और तभी उसकी कुव्वत मुदाफियत बेहतर होगी। तो बेसिकली ये जो मैटरनिटी लीव का कॉन्सेप्ट है वेस्ट में, ये बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है जरूरी है, और पाकिस्तान में तो नहीं है, हम तो दूसरे दिन काम पे होते हैं। वुमेन जो हैं वो तो अब हमारे भी रूल्स हैं, और हाँ हमारे यहाँ पे 3 मंथ्स तो हम देते हैं, जो वर्किंग वुमेन हैं उनको लीव्स देते हैं, और वो इसीलिए होती हैं। इम्पॉर्टेंट होता है कि पहले 3 महीने जो आप पूरी तरह माँ अपनी पूरी कोशिश के साथ बच्चे को अपना दूध पिलाए, उसकी छोटी छोटी प्रॉब्लम जो है उनको एड्रेस करे। अगर वो साथ जॉब पे जाएगी तो बड़ा मुश्किल होता है कि बच्चे को इब्तदाई दिन ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो और ये जो घुट्टी देते हैं, और जो रिश्तेदार आते हैं पहले दिन ही मिलने, और हर कोई मुंह पे प्यार कर रहा होता है, और फिर माँ बेचारी अगर कह के थोड़ा सा मेरे बच्चे से दूर हो तो वो माइंड कर जाते हैं, और वो फिर खिला रहे होते हैं चीजें, ऐसे रिश्तेदारों को क्या कहा जाए? देखिए, जो भी आप देखें ना, प्यार तो माँ के अलावा दादी को भी होता है, नानी को भी होता है, खालाओं को भी होता है, फूफियों को भी होता है। बड़े प्यार से उनको समझाना होता है कि देखिए, हम तो कहते हैं कि पहले 6 महीने में 100% माँ का दूध, और अगर इस एडवाइस पे अमल किया जाए, मैंने देखें कुछ बच्चे ऐसे हैं, हमने देखा है, ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है, जो मेरी अपनी लाइफ है पीडियाट्रिक्स की, बच्चों की फील्ड की, जो बच्चे सिर्फ माँ का दूध पीते हैं पहले 6 महीने, वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े शार्प होते हैं, दूसरे बच्चों की निस्बत बड़े आगे जाते हैं। और जो दूसरा दूध पीते हैं उसमें थोड़ा फर्क होता है, क्योंकि माँ के दूध के अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जो IQ को ज्यादा करते हैं, जो कि दूसरे एनिमल मिल्क्स में नहीं होते। कितनी बड़ी बात आपने की है। अब देखिए, आप बच्चा इंटेलिजेंट भी चाहते हैं तो माँ का दूध ही पिलाइए, और माँ को पहले खुश रखिए। एक कॉलर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? जी वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम मोहम्मद तनवीर है, बाराको इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। जी बताइए। अच्छा, इस तरह के मेरा बेटा है 6 साल का जी। तो वो खाने में तो वो 10 साल के जितने बच्चे खा जाता है, लेकिन लग वो 3.5-4 साल का है, कमजोर बहुत है, तो समझ नहीं आ रही। वेट बता दें उसका, और हाइट भी? वेट भी कम है, हाइट भी अभी तो खैर वो चेक करना पड़ेगा, लेकिन वेट कमजोर है, बहुत कमजोर है। 6 साल की उम्र में बाकी बच्चे तो बड़े सेहतमंद नजर आते हैं, लेकिन खाता बहुत है वो, लेकिन वो सेहत नहीं है उस तरह की। उसका थायराइड चेक कराया इन्होंने? देखिए, बात ये है कि बच्चे जो होते हैं ना, उनकी
दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बहुत जिन पे नज़र रखनी होती है। फॉर एग्जांपल फैमिलीज़ में माएँ बच्चों को जो खुराक देती हैं, मैं अक्सर माओं को ये मशवरा देता हूँ कि देखें, आप बच्चों को किसी चीज़ पे कायल करती हैं, तो फॉर एग्जांपल सर्दियाँ होती हैं तो आप बड़े डिफरेंट कलर की टोपियाँ पहनाते हैं, बच्चों को बड़े ख़ास किस्म के अट्रैक्टिव किस्म के जूते पहनाते हैं, इसी तरह कपड़े उनके बड़े कलरफुल और डिफरेंट कलर्स के लाए जाते हैं। तो फिर बड़ा ज़रूरी है खाने में कि आप खाने में भी ऐसी चीज़ें करें, उसको कलरफुल, उसको ब्यूटीफुल बनाएं, अट्रैक्टिव बनाएं, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, आप ये बड़ा ज़रूरी है टेस्ट डेवलप करें, स्पेंड सम टाइम ऑन प्रिपेयरिंग द फूड्स। खाना बनाने में माँ टाइम लगाए और फिर वो बच्चों पे नज़र रखें कि बच्चे जो हैं वो समथिंग 2 लोग में ले लिए, पराठे के ले लिए, डबल रोटी का थोड़ा 2 पीस ले लिए, थोड़ा सा स्लाइस ले लिए तो बच्चे ने खा लिया। ऐसा नहीं होता। बच्चे की जो उम्र बढ़ती है, जो वजन बढ़ता है, उसकी खुराक जो है उसको भी मिकदार को भी आहिस्ते से ज़्यादा करना होता है और उस पर नज़र रखनी होती है। तो मैं माओं को अक्सर ये कहता हूँ कि अगर आप शुरू में देती हैं, छोटी प्याली होती है, तो कुछ अरसे बाद वो उसका साइज बड़ा होना चाहिए, खुराक की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए। बॉडी जो है ना, बॉडी का जिस तरह साइज बढ़ता है, वेट बढ़ता है, फूड भी उसी तरह ज़्यादा होनी चाहिए। एक ये है, इस पे नज़र रखें। दूसरा, हमारे यहाँ पे कुछ फूड्स ऐसी हैं जो इस तरह की हैं जिनके फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ज़्यादा कंसेप्ट ये कि सिर्फ दूध दिया जाए, दूध में बड़ी ताकत है। 6 महीने के बाद आपको ऊपर वाली खुराक लाजमी देनी है। ठीक है। और जब आप ऊपर वाली खुराक देते हैं, दूध को कम करें, खुराक पे तवज्जो दें। जैसे उसको अंडा दें, उसको डबल रोटी दें, उसको चावल दें, उसको सालन दें, उसको पराठा दें, उसको हलवा दें, खिचड़ी दें, फ्रूट्स दें, सब्जियां दें। तो ये एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं माई प्लेट, जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, उसके अंदर फैट्स भी हो। ये सारी चीज़ें जब आप देते हैं मिला के और मिकदार का भी ख्याल रखते हैं तो बच्चा डेफिनेटली उसका वेट जो है बढ़ता है। वेट का हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं ना जी, चार्ट होता है बकायदा, वो चार्ट्स का ख्याल रखते हैं। जी। और जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उसी लिहाज से वेट भी बढ़ता है, उसको मॉनिटर करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कॉलर का ये कहना था कि बच्चा खाता है, उसकी खुराक भी अच्छी है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाए और बच्चा जो है वो मतलब गेन ना कर रहा हो, जैसे जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म बड़ों में होती है? आपकी बात सही है, लेकिन बच्चों में स्टैटिस्टिकली हाइपोथायरॉयडिज्म इज वेरी रेयर। कोई और ऐसा टेंडेंसी है जिसमें? देखें, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे यहाँ पेट के कीड़ों के बारे में बताइए। मेरा एक कंसेप्ट ये कि पाकिस्तान में प्रोबेबली पेट के कीड़े बहुत ही कॉमन है और उसमें चनूने जिनको हम कहते हैं, पिन वर्म्स, दे आर मोस्ट कॉमन। ठीक है। और उसकी खास अलामत ये होती हैं कि बच्चे रात उनको स्लीप जो है सुकून से नहीं सोते, डिस्टर्ब होते हैं, माँ बाप को भी नहीं सोने देते करते हैं। ठीक है। तो बच्चे जो उनको पेट के कीड़ों का कोर्स भी कराना चाहिए। और इसकी वजह से पाकिस्तान में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी फुलाद की कमी की वजह से जो खून की कमी वाक़या होती है, वो बड़ी कॉमन बीमारी है हमारे पाकिस्तान में, उसको एड्रेस करना चाहिए। उसकी खास अलामत होती हैं, बच्चे में थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है, थोड़ा शाई होता है बच्चा, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं लेता गेम्स में, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं लेता। तो ये पेट के कीड़ों भूख भी कम लगती है उसको। हाँ, भूख ज्यादा नहीं लगती, ज्यादा नहीं खाते? नहीं, आयरन डेफिशिएंसी नहीं, आयरन डेफिशिएंसी नहीं, पेट के कीड़ों में वो दोनों चीजें हो सकती हैं। कुछ बच्चों को भूख ज्यादा लगती है, कुछ को कम लगती है। ठीक है। पेट के कीड़ों में जो हम कहते हैं कि आप ले लें गोली, जो एल्बेंडाजोल वगैरह दी जाती है, तो वो आप थोड़ा सा बताएंगे लोगों को कि पेट के कीड़ों के लिए कौन सी जैसे दवा जो है उनको डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करता है तो कितने अरसे के लिए लेना जरूरी है, कैसे लेना जरूरी है? देखें, उसमें डिफरेंट प्रिपरेशंस हैं। ठीक है, एल्बेंडाजोल है, मेबेंडाजोल है। तो अगर तो बच्चे को आप कोर्स करवाते हैं और उसकी अलामात कायम रहती हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि रिकमेंड हम ये करते हैं कि ये प्रॉब्ली फैमिली डिजीज है, बड़ों को भी पेट के कीड़ों की दवाई लेनी चाहिए। ठीक है। उसकी अम्मी को भी, उसके अब्बू को भी और बाकी मेंबर्स को भी। ठीक है। क्योंकि जो पेट के कीड़े होते हैं उनका कोई लाइफ साइकिल इस तरह का होता है कि वो फिर एक से दूसरे तक जा सकते हैं, डिफरेंट तरीके से जाते तो मुंह के रास्ते ही हैं, लेकिन ये कि कभी वो ट्रांसफर होते हैं, जो उनके जो एग्स होते हैं वो बिस्तर की चादरों पे आते हैं, हाथों खारिज करने से उंगलियों में आ जाते बेसिकली जब डिवर्मिंग हो तो पूरी फैमिली की हो एक ही साथ। अगर बच्चे को रेजिस्टेंस किस्म की वो
कुछ अलामात हैं, बार बार कोर्स करते हैं पेट के फिर भी कीड़ों नहीं का, होता। ठीक नहीं होती है, बार बार हो जाता है तो फिर। अच्छा, ये जो जुवेनाइल डायबिटीज में भी तो ये होता है कि बच्चा बहुत ज्यादा खाता है, वजन भी नहीं बढ़ा होता है, और हमारे यहाँ तो आजकल बहुत ज्यादा बच्चों को भी डायबिटीज होता है, तो बच्चों में डायबिटीज की भी थोड़ी सी अलामात और वो अच्छा बताइए। देखिए मेरी बात सुनिए, डायबिटीज़ की बड़ों वालों और बच्चों की अलामात ऑलमोस्ट सेम है। यानी बच्चे रात को उठेंगे पेशाब करने के लिए, ठीक है। यूरिन करने के लिए, खाना खाएंगे, ज्यादा खाएंगे, वेट या ज्यादा होगा या कम कम होगा। होगा। तो वही जो पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और पॉलीयूरिया के तो अलामात टेस्ट उसी उनका तरह करा हैं। लिया जाए पहले। लेकिन डायबिटीज ओवरऑल पाकिस्तान में डिफरेंट रीजन की वजह से इसकी शरह ज्यादा हो गई है बाकी मुल्कों की निस्बत। पाकिस्तान एक उन कंट्रीज में है जिनमें डायबिटीज काफी ज्यादा है, जी, तो बच्चों में भी इसी तरह हो रही है। तो शुरू में तो ये था बड़े बच्चों में डायबिटीज होती थी जिसको हम डायबिटीज मलाज शुगर बिल्कुल। कहते हैं आम हाँ। ज़बान में, लेकिन अब छोटे बच्चों में भी है। जुवेनाइल। बड़ों की शुगर और बच्चों की शुगर में ये फर्क है कि बच्चों को एक दफा शुगर हो गई तो कभी तो ठीक सारी जिंदगी इंसुलिन लगनी है उसको, यानी गोलियों के साथ जो वो कंसेप्ट है ना, वो जो ठीक बड़ों है में उससे। गोलियों के साथ तो ठीक हो चेक जाती करा है। लेना बेहतर है। भी- तो एक कॉलर ले अगर लेते हैं इस डॉक्टर तरह की साहब पहले। अलामात जी, हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं मोहम्मद आसिफ मुजफ्फराबाद से बात कर रहा हूँ। जी बताइए। अच्छा मैम, मैंने डॉक्टर साहब से ये सवाल करना था कि मेरा बेटा है 5.5 साल का, जी, तो उसने एक दिन कहा कि मेरे पेट में दर्द है। ठीक है। तो मैं जो करीबी हॉस्पिटल थे एक दो, वहां से चेक करवाया, टेस्ट भी करवाया, लेकिन कोई चीज नहीं आई। फिर बाद में उसने स्टिल यही कहा, वो कीड़ों की दवाई और ये वो उनने लिख के दिया, लेकिन वो मसला उसके साथ नहीं था। फिर दोबारा चेक करवाया तो फिर भी कोई चीज नहीं आई। तो अब एक दोस्त एक है मेरे, उन्होंने बताया कि इसके हो सकता है कोई आंत में सोजन है या सोजिश है। तो इस सिचुएशन में मतलब किस तरीके से क्या टेस्ट करवाना चाहिए और कैसे पता लगेगा ये? तो इसको दर्द फिर भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है? दर्द फिर भी हो रहा है। उन्होंने तो वो राइजिक बता दिया, और राइजिक तो खैर हमने दिया है, लेकिन उससे कोई उसको फिर भी वो कहता है कि हल्का पेन मुझे हो रहा है, और वो मोशन वगैरह नहीं है, उसको कुछ इस तरह का मसला नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, बताइए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, बात यह है कि बच्चों में पेट का दर्द जो है ना, उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है। एक है जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, फॉर एग्जांपल 2 हफ्ते 3 हफ्ते। दूसरा पेट का दर्द है वो जो काफी लंबे अरसे से है, 6 महीने हो गए हैं, साल हो गए। ठीक है। तो जिस्म में पेट के अंदर काफी चीजें ऐसी हैं जो उस पेट के दर्द की वजूहत बन सकती है। ठीक है। जैसे एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं सीलियक डिजीज। जी बिल्कुल। सीलियक डिजीज जो है आम ज़बान में उसको लिया जाता है जी गंदम से एलर्जी है। तो उसमें भी बड़ी एक कॉमन सिम्टम है, कॉमन इलामत ये है कि पेट का दर्द होता है बच्चों को, लेकिन साथ उसके बच्चे उनका रंग पीला होता है, कद छोटे होते हैं, ठीक है, कमजोर से पतले से होते हैं। इसी तरह हमारे कंट्री में एक और इन्फेक्शन है जिसे मेदिक इन्फेक्शन है, जो एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है वो करता है। बिल्कुल। तो वो भी, उसमें भी बच्चों को अक्सर पेट का दर्द रहता है। इसी तरह पेट के कीड़े जो होते हैं वो तो उन्होंने बता दिया, उसके लिए उन्होंने डीवर्म भी कर दिया, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसमें स्पेशली बच्चियां, फीमेल पेशेंट जो होती हैं, उनमें यूरिन की इन्फेक्शन जो होती हैं उसमें भी पेट का दर्द होता है। इसी तरह पाकिस्तान में टीबी बड़ी कॉमन है, तो टीबी के कुछ अगर कुछ उसमें खास अलामात होती हैं उसमें भी पेट का, तो पेट का दर्द जो होता है उसको बेसिकली हमें देखना पड़ता है। बच्चे को हम बुलाते हैं, उसका वेट देखते हैं, उसकी हाइट देखते हैं, उसको उसका मायना करते हैं और उसकी बेस पे हम एक माइंड बनाते हैं कि ये प्रोबेबल बीमारी हो सकती है, और हर बीमारी को देखने के लिए उसके टेस्ट होते हैं। जैसे एच पाइलोरी जो है उसके लिए हम स्टूल का टेस्ट करते हैं, स्टूल फॉर एच पाइलोरी एंटीजन। सीलियक डिजीज के लिए हम एंटी ट्रांस टीटीजी जिसको कहते हैं आम ज़बान में, वो करते हैं। कुछ एक इसी तरह इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होती है, उसमें ये होता है कि पेट का दर्द भी होता है और लूज मोशंस भी होते हैं, और उसमें समटाइम ब्लड भी आता है, उसके लिए अलग टेस्ट है। तो पेट के दर्द जो है ना ये, और एक और भी चीज है, कुछ बच्चे ऐसे हैं, हमने देखा एक खास ग्रुप है जिसमें हम कहते हैं एब्डोमिनल मिग्रेन होती है। एब्डोमिनल मिग्रेन जिस तरह बड़ों में होता है, सर दर्द, वॉमिटिंग होती है, बच्चों में पेट दर्द के साथ वो पेश, उसको देखना होता है, बट सारी बीमारियों को निकाल के फिर एब्डोमिनल मिग्रेन। ठीक है, चले एक कॉलर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? मैं कुरुतलैन बात कर रही हूँ, लोधा से। जी बताइए।
मैम मेरा मसला है कि मेरी ना 2 बेटी हैं। पहली बेटी की जब पैदाइश हुई थी तो उसके बाद में कोई दूध का मसला नहीं था, मैं अपना ही फीड करवाती थी उससे। ठीक है। तो अब जब मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई तो दूध का मसला बना, मैं मतलब मदर फीड बिल्कुल भी नहीं किया, उससे ऊपर का ही दूध पिला रही हूँ, मेरा दूध मतलब आया ही नहीं। राइट, ठीक है। आपकी न्यूट्रिशन सही थी थ्रू आउट? जी आपने खाना पीना सही किया था अपनी प्रेगनेंसी में? हाँ जी, हाँ जी। और आपकी दूसरी बेटी जो है उसकी उम्र कितनी है अब? 2.5 माह की। 2.5 माह। अच्छा, अब इस तरह है कि पहले thank you अभी हम जवाब देते हैं। हम उसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो इनसफिशिएंट मिल्क सिंड्रोम कोई होती कोई है। चीज है जिससे कि इंक्रीज किया जा सके मिल्क प्रोडक्शन को, कोई चीज जो औरत खा सके या ले सके जिससे देखिए मार्केट initiate में कर तो सकते कुछ हैं। ड्रग्स भी हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए आई वाज रेफरिंग टू हाँ, बट वो ड्रग्स जो होते हैं ना, उसके इफेक्ट्स जो है ना, वो उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। अच्छा, ये एनिमल्स में तो है बट ह्यूमन बींग्स में तो नहीं अभी है। अगर ये वो एक्सरसाइजेस करें या वो नहीं, स्पेसिफिक एक्शन अच्छी करें, खुराक रखी, ठीक है, प्रॉपर टेक्निक होनी चाहिए हाँ। बच्चे को दूध पिलाने की, ठीक है, और तीसरे नंबर पे वही बात, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। Stress बड़ा जरूरी है कि जो प्रेशर्स नहीं होने चाहिए। ये तो दूसरे इनके अराउंड जो लोग हैं उनको हमें बोलना जी, पड़ेगा जी, कि जी, इनको जी, स्ट्रेस फ्री करें। आप खुद भी थोड़ी सी मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन और जिन टेक्निक्स की वो बात कर रहे हैं आप उनको बाकायदा यूट्यूब पे या गूगल पे ही ढूंढ लीजिए कि कैसे आप मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं और उसको जो पिलाने की टेक्निक्स है। लेकिन डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहती थी, अगर वो कह रही है 2.5 महीने की और बीच में सेसेशन हो गई है, रुक गया बीच में, तो क्या इन टेक्निक्स से फिर से इनिशिएट हो थोड़ा जाएगा? सा कुछ हमारे कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें हमने देखा है कि माएँ अगर थोड़ा लेट भी, जैसे इनका मुझे लग रहा है हाँ। कि शी वांट्स कि मैं बच्चे को अपना दूध पिलाऊं, बिल्कुल चाह रही हैं, हाँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये माँ की अपनी ख्वाहिश है। उसके बाद थोड़ा लेट हो गई हैं, हाँ। लेकिन ट्राई कर सकती हैं, और यही चीजें हैं इंपॉर्टेंट। जैसे अगर ये पढ़ी लिखी माँ है तो गूगल पे भी टेक्निक्स हैं, जी, अगर वही उस पे ना, चली जाएं और लिखें कि हाउ टू ब्रेस्ट फीड माय बेबी, तो उस पे वो स्टेप्स आ जाते हैं, जी, उस पे भी कि कैसे पिलाना है, पोजीशन कैसे लेनी है, और दूध पिलाने का प्रॉपर तरीकाकार क्या है, ठीक बच्चा कैसे हमें लगेगा कि बच्चे को दूध सही अंदर ठीक जा है। रहा है। कुछ बच्चे होते हैं बड़ा तेज तेज घूंट लेते हैं, ठीक है, तो वो एक प्रॉपर उसका मतलब है कि बच्चे को दूध सही नहीं जा रहा। ठीक और जो बच्चे स्पून से दूध 4, 5, 6 घूंट लेते हैं, फिर थोड़ा पाज आता है, थोड़ा ब्रेक करते हैं और फिर दोबारा शुरू करते हैं, इसका मतलब है कि दूध वो सही तरीके से उनको जा रहा है और वो ले रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब आपने सीलिएक डिजीज का तो जिक्र किया कि भाई गंदम से उनको एलर्जी है, ठीक है, गंदम से एलर्जी होती है तो कुछ और सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे अंदर खारिश भी होती है, बारह कुछ, और वो फिर गंदम ना खाएं। लेकिन कुछ बच्चों को लैक्टोज इंटॉलरेंस भी होती है ना, जिसमें कि दूध से भी उनको एलर्जी होती है, जो कि उनको सूट नहीं कर रहा होता। तो फिर ऐसे बच्चे के लिए क्या किया जाए जिनको हर वक्त पेट में दर्द, बाकायदा वो जो क्रैम्प्स पड़े होते हैं, कॉलिक हो रहा होता है, वो इसलिए हो रहा होता है? देखें, बात ये कि कॉलिक की डेफिनेशन जो है ना, वो थोड़ा सा बड़ा डिफिकल्ट डेफिनेशन है। हमारे यहाँ पे कोलक जो है ना, उसको ओवर डायग्नोज किया जाता है। ठीक है। बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते के बच्चे, अगर ज्यादा रोते हैं तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ी नॉर्मल चीजें हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। ठीक है। सबसे कॉमन चीज ये कि बच्चा, आपको देखना है कि भूखा तो नहीं है, ठीक है। उससे बच्चे की लैंग्वेज रोना है, वो बात तो कर नहीं सकता। दूसरा, आपने देखना है कि उसका नाक बंद तो नहीं है। ठीक है। नाक, क्योंकि बच्चे जो है वो नाक हो अगर जाता बंद, यस, तो फिर वो दूध नहीं, दो घूंट लेंगे, छोड़ देंगे। तीसरे नंबर पे बच्चे बड़ा इसको देखते हैं कि अगर नैपी वेट है तो फिर भी बच्चा रोएगा, ठीक है। इसी तरह बच्चों में एक खास बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं एटॉपिक डर्माटाइटिस। जी बिल्कुल, बहुत कॉमन। वो उसमें रैश सी होती है, जी। फेस पे, गर्दन पे, स्किन थोड़ी रेड हो जाती है, तो एटॉपिक डर्माटाइटिस में ईचिंग होती है, बच्चा तो कर नहीं सकता, फिर वो क्राई करेगा। ये वो चीजें हैं जिनको सबसे पहले आपने एड्रेस करना है। अगर ये नहीं है फिर भी बच्चा रोता है, फिर आप कोलिक का सोचते हैं, बट कोलिक का फिर वो डेफिनेशन उसकी बड़ी वो डिफिकल्ट है कि 3 घंटे डेली रोए, 3 दिन मतवातर रोए, 3 हफ्ते इस तरह जाके उसको तो फिर उसको कोलिक किया चलिए एक कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। रमजान बात कर रहा हूं रावलपिंडी से। जी बताइए।
मेरा बेटा है तकरीबन 7 साल का, उसकी सीने की हड्डी ना पैर आ गई थी, वो 4 साल का था तो क्या हो तो गया था मैंने- उसके, फिर से बोलेंगे? उसकी सीने की जो हड्डी है वो बह रहा है। सीने की हड्डी बाहर आ गई थी, ठीक है। मैंने उसका ट्रीटमेंट कराया था, उसमें भी करवाया था, वो ये कहते हैं की कमी है, विटामिन डी की जी जी जी, और कैल्शियम की सीरप बिल्कुल। तो इतना ज्यादा उसका फर्क नहीं पड़ा। तो डॉक्टर साहब से ये गाइडलाइन किया जाए कि वो अभी उम्र बता दें उसकी? 7 साल। 7, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया, ठीक है। अच्छा Pectus जी, excavatum। ये भी जी। एक जो है ना कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें एक चेस्ट बिल्कुल, डिफॉर्मिटी बिल्कुल। होती है, कुछ बच्चे ऐसे होती हैं जिनकी चेस्ट अंदर होती है, जी। कुछ ऐसे हैं जिनकी बाहर निकली होती है, उसकी डिफरेंट रीजंस होती हैं। जी। उन्होंने खुद ही बताया कि कैल्शियम और विटामिन डी जी की जी कमी, रिकट्स जो है rickets। उसमें एड्रेस करना चाहिए, बट रिकट्स में इसके अलावा भी कुछ बोनी Deformities होती हैं। डिफॉर्मिटीज होती हैं। तो उसके लिए किसी बच्चों के स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, वो उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, एक्सरेज करवाते हैं, एविडेंस हो। रिकट्स डिफरेंट फॉर्म्स की होती हैं, उसको फिर उसके लिए भी टेस्ट हैं और उसको फिर प्रॉपर तरीके से ट्रीट कराया जाता है। बट एक ख़ास ग्रुप बच्चों के ऐसा है जिसमें ये जो चेस्ट की जो बोन है ये बाहर होती है या अंदर होती है और उसकी कोई ख़ास वजह नहीं होती, तो उसको फिर हम उसको वेट एंड वॉच वाली बात है, ठीक है। उसको हम जस्ट ऑब्जर्व करते हैं। और ये डिफॉर्मिटीज जब बच्चे बड़े होते हैं और उनके मसल्स बनते हैं चेस्ट तो के, वो खुद ही ठीक तो खुद in खुद place। उसमें थोड़ा सी छूट जाती है। फिजियोथेरेपी, ब्रेस वगैरह हेल्प कर लेती है इन चीजों में? अगर कुछ ज्यादा हो तो उसमें तो है, लेकिन अगर थोड़ी है तो प्रॉब्लली अच्छा, नहीं। ये जो हम रिकेट्स की, ऑस्टियोमलेशिया, क्वाशियोकार, ये जो हमने सारे पढ़े हुए थे, मैरास्मस, जितने भी मैल न्यूट्रिशन रिलेटेड चीजें हैं, जी। इसके क्योंकि हम देखते हैं अक्सर बच्चे हर तरफ ही उनको बहुत ज्यादा मैल न्यूट्रिशन भी होता है। बाद में हम जरा एफ्लुएंट क्लास पे आएंगे। अच्छा चले, कॉलर आ गए हैं पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ओके, कॉलर से पहले तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि ये विटामिन डी देने का सही तरीका क्या है बच्चों को, या उनकी डेफिशिएंसी को पूरा करने, ये जो अक्सर ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब कर दिए जाते हैं, क्या देना चाहिए हमारे उनको कि यहाँ नहीं? पे पाकिस्तान उन कंट्रीज पे है जहाँ पे विटामिन डी डेफिशिएंसी काफ़ी बहुत कॉमन ज्यादा है, है जी। काफ़ी ज़्यादा है। तो विटामिन डी जो है उसमें बड़ा ज़रूरी है कि उसको हम देखें सिम्टोमेटिक है, यानी उसकी अलामात हैं या नहीं है। और अगर सिम्टोमेटिक है तो उस पे की वजह से, अगर तो रिकट्स है, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है, बच्चों में रिकट्स, Rickets। तो उसको प्रॉपर तरीके से उसका एक प्रॉपर तरीका कार है जिसको ट्रीट ठीक कराने है। की जरूरत है, वो तो फिर पीडियाट्रिशियन जो है उसको ट्रीट करते हैं। बट अगर एसिम्टोमेटिक है बच्चा और उसमें कुछ, आजकल ये भी बड़ा ट्रेंड है, विटामिन डी जो है वो उसको लेवल्स करवा लेते हैं, बिल्कुल। और अक्सर वो कम होते हैं। तो अगर कम होते हैं तो उसमें यही है, विटामिन डी इंजेक्शन फॉर्म्स में भी आती है, ड्रॉप्स तो में। यूजुअली ड्रॉप्स में भी है। अब तो हम छोटे बच्चे जो है उनको तो हम 1 ड्रॉप जो है पर 2 kg करके इसको रफली ठीक हम है। उसको, और बहुत छोटे बच्चे हैं, इवन जैसे 2 हफ्ते का बच्चा है, 3 हफ्ते का बच्चा है, तो उसको हम, और स्पेशली उन माओं के लिए जो अपना फीड करवाती हैं, तो चूंकि माएँ भी ऐसी हैं हमारे जिनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, अच्छी न्यूट्रिशन नहीं होती, सनलाइट एक्सपोजर नहीं होता, तो फिर हम बच्चों को 1 ड्रॉप पर डे या 1 कतरा रोज का, ठीक है। मार्केट में डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो अवेलेबल हैं, वो उनको हम बिल्कुल। दे देते हैं। एक और कॉलर की जाने पड़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से? मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। तो बेटी है 5 साल की, तो वो खाना नहीं खाती, गले की एलर्जी रहती है, खांसी बहुत ज्यादा आती है। ओके जी, ठीक है, थैंक यू। हाँ, भूख बिल्कुल नहीं लगती, बहुत ज्यादा इलाज करा रही है, भूख नहीं लगती। निगल पाती है सही तरह से? हाँ जी, निगल पाती है? अगर कुछ मुंह में डाले तो निगल सकती है कि नहीं? हाँ जी, कभी कभी नहीं निकलाती, कभी कभी के बुरकी जनी के मुंह में डाल के फिर उस तरीके ना बाहर से निकाल देती है। उल्टी आती है कि खांसी आती है? खांसी भी आती है, उल्टी भी आती है, हल्की फुल्की किसी टाइम। और ये खांसी सर्दियों में ज्यादा हो जाती है। जिस तरीके ना, वो पूछ रहे हैं सर्दियों में ज्यादा हो जाती है ये खांसी? नहीं, हल्की आती है, ज्यादा भी आती है, कभी भी ज्यादा आती है। और रात को खांसी ज्यादा होती है? हाँ, रात को ज्यादा होती है, सोने के बाद। अच्छा,
ठीक है जी, चलिए आप ओके सुनिए। जी, थैंक यू। बच्चे जो है ना उसमें हमारे यहाँ पे जो एलर्जिक जी फिनोमेना काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल। है और एस्थमा भी बच्चों में जी। काफ़ी कॉमन बीमारी है। बिल्कुल जो एस्थमा की टिपिकल अलामात होती हैं वो इन्होंने जो बताई है वही है। बिल्कुल। एक तो छोटे बच्चे जो हैं वो अक्सर उनको खांसी होती है और नाइट को ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पे सर्दियों में ये अलामात पड़ जाती हैं। तो इसको जो अच्छे पीडियाट्रिशियन है वो तो फिर एस्थमा को सिम्टम्स की अलामात की बेस पे उसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। उसकी क्लासेस होती हैं, माइल्ड है, मॉडरेट है, severe सीवियर है, और उनको क्लासीफाई करके उसके स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स हैं, उनका इलाज है। जी बट जरूरी ये है कि एस्थमा में दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है मेडिकेशन, दूसरा है प्रिवेंशन। और हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से बच्चा जो है उसको अलामात हो रही हैं। ठीक है। मसलन मैं काफी मरीज से पूछता हूं, घर में कबूतर रखे होते हैं, पैरट्स रखे होते हैं, ठीक है, कैट्स वैट्स होती हैं घर में। इसी तरह कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एलर्जिक होते हैं, गर्मियों में एसी की सीधी हवा जो है उससे भी एलर्जी होती है। कॉस्मेटिक्स परफ्यूम जो होते हैं उससे बच्चे एलर्जिक होते हैं। ओल्ड पेंट्स, न्यू पेंट जो हैं, केमिकल्स जो होते हैं। तो ये आपको आइडेंटिफाई, सारी चीजें जब आप माँ से डिस्कस करते हैं तो अक्सर माँ आइडेंटिफाई कर लेती हैं कि हाँ ये तो है हमारे घर में। जैसे बच्चा अगर जिस कमरे में सोता है उसमें अगर कोई इंडोर स्मोकिंग है, कोई बड़ा जो स्मोकिंग करता है, उससे भी पैसिव स्मोकिंग बच्चे जो हैं उन पे असरात होते हैं। तो आइडेंटिफाई करें। सर्दियों में बच्चों को फ्लू की वैक्सीन लगवाएं ठीक और प्रॉपरली उसको डायग्नोज करके ट्रीट करें। जो बच्चे एलर्जिक कफ जिनको होती है वो यूजुअली खुराक सही तरह से नहीं लेते, खुराक कम लेते। तो डॉक्टर साहब ये एलर्जी तो आपने कहा है, एलर्जिक राइनाइटिस भी हो जाता है, साइनसेस भी बढ़ जाते हैं। फिर कॉलर आ गए जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से? न्याजी खान बात कर रहा हूँ तलगांग से, चकवाल से। और जी। डॉक्टर साहब से बात करनी थी थोड़ी। जी बोलिए। मैं सुन रहा हूँ, आप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम नियाज साहब। सर मेरा एक बेटा है, 6 साल की उम्र है और वो काफी कमजोर भी है। और दूसरा ये है कि उसको जिगर के ब्लड का मसला है, ब्लड उसको लगवाना पड़ता है और ब्लड उसका मतलब बनता नहीं है, डॉक्टर साहब ये बोलते हैं। तो काफी परेशान है उसके लिए, क्योंकि मासूम की जान है। गरीब लोग भी काफी हैं और बस उसके लिए कोई अच्छी सी मेडिसिन या कोई ऐसी चीज हो जिससे उसका ब्लड जो है वो बनना शुरू हो जाए। ठीक है। अच्छा, आप आर्मी ने ब्लड लगवाते हैं उसको क्या? प्राइवेट, कभी प्राइवेट लगवा लेते हैं और कभी अपना क्या नाम है किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से। तो अच्छा चलें, ठीक है, हर महीने लगवाते ओके हैं। ओके। अच्छा इस तरह है कि जो Thank you जी, ओके बता जी दें। बहुत शुक्रिया। ये जो Blood ब्लड लगवाने का है ना, उसमें भी हमें पाकिस्तान में थैलेसीमिया बड़ा काम बहुत है, ज्यादा। ठीक है। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि ब्लड उनको इतना उनका काम क्यों होता है। तो थैलेसीमिया मोरिसी बीमारी है, उसके लिए HP लैक्टोफोरेसिस एक खास टेस्ट है, वो करवाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने जिगर का भी जिक्र किया है, उसको भी इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए कि कौन सी ऐसी जिगर की बीमारी है जिसमें बार बार उनको खून लगवाना पड़ता है। इसी तरह कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें ए प्लास्टिक अनीमिया होता है, उनकी जो हड्डी का गोदा है वो ही काम नहीं कर रहा होता और खून नहीं बना रहा होता। तो ये जो केस है इसमें मैं तो रिकमेंड करूंगा किसी बड़े टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जाएं और उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करवाएं। और जब आप उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, उस बीमारी की तह तक पहुंच जाएंगे, तो फिर उसको एड्रेस किया जाएगा, उसको ट्रीट किया जाएगा, उसी के बारे में बताया जाएगा। बिल्कुल। इन्होंने ये जिक्र किया कि जैसे गरीब भी हैं तो बहुत सारे फाउंडेशंस हैं पाकिस्तान में, थैलेसीमिया फाउंडेशंस बहुत सारी काम कर रही हैं। आप उन पे रजिस्टर हो सकते हैं, वो रेगुलरली ब्लड जो है वो प्रोवाइड करते हैं बच्चों का। आप हर महीने ले जा सकते हैं और उनको ब्लड लगवा सकते हैं और साथ ही साथ उनको कैंडिडेट भी बना देते हैं वो फॉर ट्रांसप्लांट, क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है हमारे यहाँ, हमारे पिम्स में भी हो रहा है। तो उसके लिए अगर आप अपने आप को एनलिस्ट करवा देंगे तो सूनर और लेटर आपकी बारी आती है और फिर वो आपको वो कर भी देंगे। अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी बताइए।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बताइए कौन कहाँ जी, से? मैं मुजफ्फराबाद से मुनज़्ज़ा बात कर रही हूँ। जी बताइए मुनज़्ज़ा। मेरे डॉक्टर साहब से मैंने ये पूछना था, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों सिजेरियंस हैं, जी। तीनों कमजोर हैं, खाते पीते वो ठीक है, बस कमजोर हैं। उनको हमेशा आयरन डेफिशिएंसी रहती है, डॉक्टर उनको कोई ना कोई आयरन की मेडिसिन देते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन और है मेरा कि इस साल मेरे बच्चों को एलर्जी बहुत हुई है, माइटिका साशे और माइटिका की गोलियां। ठीक है। डॉक्टर उनको तकरीबन 3 महीने तीनों बच्चों ने लिए। ठीक। क्या मैं इनको ये कंटिन्यू करूं, क्या करूं कि इनको ये एलर्जी से महफूज रहें? ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। Thank डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया था प्रिवेंशन उनका जो है ना सवाल के अंदर ही जवाब है, बिल्कुल। तो उसमें अगर एलर्जी है तो फिर देखना पड़ेगा कि किस चीज़ एलर्जी से? किस चीज से है। अगर वो फैक्टर रिमूव करें तो फायदा होगा, नंबर 1। जहां तक माइटिका की बात है तो फिर वही बात है, ये बात पक्की है कि जो बच्चे एलर्जी वाले होते हैं या जिनको एस्थमा होता है वो दूसरे बच्चों की निस्बत खुराक कम लेते हैं, स्पेशली उन दिनों में जिन दिनों में उनके अटैक्स होते हैं, एस्थमा के अटैक्स होते हैं या एलर्जी तेज होती है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो मैंने पहले स्टेप्स बताए हैं कि देखा जाए कि कौन सी चीज है जिसकी वजह से एलर्जी है। सर्दियों में उनको फ्लू वैक्सीन लगवाएं। ठीक है। और तीसरे नंबर पे प्रॉपर जो बच्चों के डॉक्टर है जो उसको देखे कि इनको किस स्टेज का एलर्जी या एस्थमा है। बल्कि आजकल तो एक टेस्ट है, आप जाके टेस्ट कराएंगे तो वो बता देंगे कि कौन कौन सी चीज खाने से, किस किस चीज को सांस में लेने से, किस किस चीज के लगने से आपको एलर्जी है, वो पूरी लिस्ट इनको मिल जाती है। वो असल में छोटे बच्चों में यूजुअली NIH वाले करते नहीं है, लेकिन बाकी लोग लेकिन करते बड़े हैं। बच्चों में कर बड़े रहे बच्चों, हैं। अच्छा हाँ, भी तो कर उससे रहे भी हैं। कुछ पूरा अंदाजा डिटेल पता चल जाएगा कि डस्ट अवॉइड करनी है, पोलन अवॉइड करनी है, खाने पीने में आप जी, जी, प्रिवेंशन करें वो हमेशा जी, बेहतर जी, है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब हमने कमजोर बच्चों की तो बहुत बात कर ली, अब हम थोड़ा सा चाइल्डहुड ओबेसिटी पे आते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। बच्चे बैठे रहते हैं नेट पे, बैठे रहते हैं डिवाइसेस पे और जंक फूड खाते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा उनका वेट गेन हो गया और बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। इसको कैसे प्रिवेंट करना है और इसको कैसे डायग्नोज करना है ये भी बताइए। देखिए, ओबेसिटी वैसे तो वेस्टर्न कंट्रीज की डिजीज है, लेकिन हमारे यहाँ लेकिन हो गई अब है। हमारी तरफ भी आ गई है क्योंकि हमारे भी कुछ बच्चे ऐसे हैं। अच्छा, हमें उसकी 2-3 रीजंस हैं। सबसे एक तो मैं पहली रीजन ये देखना होती है कि ओबेसिटी फैमिलियल तो नहीं है। हाँ। अगर पेरेंट्स जो हैं वो लंबे मोटे हैं तो उनके बच्चे भी इस तरह होंगे। वो बच्चे फिर कभी दुबले नहीं हो सकते अगर वो मोटे माँ बाप के नहीं हो बच्चे सकते हैं। वेट एक ऐसी चीज है, जो हाइट है ना वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइट जो है वो बच्चियों में 15-16 साल की उम्र तक बढ़ती है, उसके बाद फिक्स हो जाती है। और जो बच्चे होते हैं, मेल जो होते हैं, उनमें 17-18 साल तक जाती है, उसके बाद फिक्स हो जाती है। वेट जो है ये सारी जिंदगी कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है। तो जो ओबेसिटी की मेन जो वजूहत हैं वो ये है कि आजकल बच्चे स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया उनका, मोबाइल, टीवी, नेट, कंप्यूटर्स जो बच्चे ज्यादा यूज करते हैं। मैं अक्सर माओ को कहता हूं कि देखें, इंसान जो है वो तो एक उसमें विजडम है तो एनिमल, ठीक है। जो एनिमल्स सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिनका होता है, जैसे मैं आप देख लें, हाथी हो गया, भैंस हो गया, तो वो सारे मोटे मोटे होते हैं। और जैसे हिरन है वो चलती है, दौड़ती है, सांप है ऐसे मूव करता है, दे आर वेरी स्मार्ट, पतले होते हैं। बच्चों का भी इसी तरह है। तो बच्चे जो है अगर वो बैठे रहेंगे, मोबाइल ज्यादा यूज करेंगे, नेट ज्यादा यूज करेंगे, उस दौरान वो खाते भी रहते हैं, तो उन्हें अंदाजा नहीं होता कितना खा गए। 2, फिर जंक फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये देखें ना गर्मियों में दबा के आप पिएंगे बच्चे, पेप्सी, 7 अप, स्प्राइट, ये सारी चीजें जो हैं, और साथ बर्गर्स और पिज्जाज और फ्राइज, इनमें हाई कैलोरीज होती हैं। और फिर तीसरी चीज जो है कि एक्टिविटी को गेम्स नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। ठीक है। तो फिजिकल एक्टिविटी कम से कम 1 घंटा बच्चों को, उसमें आपकी ब्रेन की भी नशोनुमा होती है, उसमें आपकी पर्सनालिटी जो है पॉजिटिव आती है। तो जैसे मैं कहता हूं कि गर्मियां हैं, जो बच्चे स्विमिंग कर सकते हैं वो स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें, फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें। ये वाली चीजें जो हैं, जब ये एक्टिविटीज होती हैं तो बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा सही तरह से होती है। खुराक को बैलेंस रखें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन कहाँ से? दूसरा महमूद चौबा से। जी बताइए। मेरी एक 3 साल की बेटी है। ठीक है। और उसको सर्दियों में बहुत ज्यादा एलर्जी होती है, खांसी की।
2 दिन इतनी ज्यादा रहती है और उसके बाद 2 दिन जब गुजर जाते हैं तो कम होना शुरू हो जाती है, तो डॉक्टर कहते हैं कि उसकी ना 5 साल जब होगी तो ठीक हो जाएगी। इनको क्या सी तकलीफ कहते हैं? उसको एलर्जी होती है, खांसी की। ठीक है, बहुत एलर्जी ज्यादा। होती है। चलें, ठीक है, सीने पे। ठीक है, हाँ जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, फिर से जो अलामात इन्होंने हाँ। बताई है ना, उसमें मेरा अपना ख्याल है, अगर ज्यादा खांसी होता है और सर्दी में बहुत ज्यादा अलामात होती हैं, तो प्रॉब्ली इनको जो है ना, जो क्लासिफिकेशन एस्थमा की है, मॉडरेट परसिस्टेंट या सीवियर परसिस्टेंट एस्थमा है। हमारे यहाँ पे इनहेलर्स जो है ना, जी। इसका एक ऐसे मिथ है, भागते हैं सारे। बाकी दुनिया में इनहेलर जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। ठीक है, तो मेरा मशवरा ये है, किसी अच्छे वो उसके पीडियाट्रिशियन जो हो नामी ग्रामी उसके पास जाएं, और हो सकता है इनहेलर इस्तेमाल करने से इनको फायदा हो। और इनहेलर क्या है? कुछ भी नहीं है, एक नहीं, ड्रग है जो डायरेक्टर। आपने लेनी है उसके थ्रू। बिल्कुल। एक डिवाइस है इनहेलर जिसको कहते तो हैं ये जो उसके थ्रू। नेबुलाइजर है, नेबुलाइज करते हैं, अब आप लोग, बहुत सारे लोग जो है वो सेल्फ मेडिकेट करना शुरू हो गए, वेब डॉक्टर बन गए, खुद ब खुद गूगल की आके डॉक्टर को भी सिखा रहे होते हैं। तो उसमें वो लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा खुद ब खुद मेडिकेशन डाल के जो है लोगों को, बच्चों को नेबुलाइज करना शुरू हो गए। इसके डेंजर्स भी बता दें, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे पास एटलीस्ट केसेस ऐसे आए थे जिसमें दे रियली ओवरडिड इट। पाकिस्तान उन ममालिक में से है जहाँ पे माएँ सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज्यादा करती हैं। बहुत ज़्यादा करती हैं। ठीक है, और ये हमारी बदकिस्मती है। मेरे पास अक्सर माएँ आती हैं और वो ये, मैं उनसे पूछता हूँ भाई दवाई क्या दी है? एंटीबायोटिक भी एंटीबायोटिक्स तो दे चुकी होती है। हमारे लिए चॉइस बड़ी कम होती है। बहुत कम। इसी तरह अब एक नया, पिछले 2-3 सालों में ये कंसेप्ट नया आया है, एलर्जी वाले और एस्थमा वाले बच्चे जो हैं नेबुलाइजर घर पे बिल्कुल। हैं, हाँ, उसमें खुद डाला, से वो खुद से डालें, वेंटिलेटर- खुद बनाए, खुद इस्तेमाल वेंटिलेटर करें। डाल के खुद से दे देखिए, दिया। 2 तरह की जी। एस्थमा की और एलर्जी की ट्रीटमेंट जो होती है, जब एक्यूट अटैक्स होते हैं जी। उसमें इनका ये दिस इज कॉल्ड रेस्क्यू ट्रीटमेंट, जी। उसमें इनका रोल है। ठीक है। ठीक है, जो क्रॉनिक फेज में चले जाते उसमें हैं नहीं। उसमें इनका कोई खास रोल नहीं है, और वो घरों पे इसी तरह देते रहते हैं। होता उनके अंदर मेडिकेशन ही है। जी। अब दवाई अगर जरूरत नहीं है बॉडी को तो आप देंगे उसको, तो उसके नुकसान तो नहीं होने हैं ना। बिल्कुल। तो इसलिए जरूरी ये है कि जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं और इस तरह की जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं वो बगैर डॉक्टर की एडवाइस के ना यूज की जाए। बिल्कुल। बिल्कुल। बाकी चीजें उनका रोल है जी, आप उनको अगर सर्दियां हैं, खांसी है, ग्रीन टी दे दें, जोशांदा दे दें, उनका तो फायदा होता है। आपने पहले भी बोला था ना कि माओ को ज्यादा वक्त लगाना चाहिए, पहले तो दूध पिलाएं, उसके बाद खाना जो है वो खुद ब खुद बनाएं और फिर उसमें इन्वेस्ट करें और खाने को मजेदार और वो बनाएं। तो आजकल जैसे देखिए सीजनल फ्रूट है ना, उस सीजनल फ्रूट को लीजिए, कोई जैसे तरबूज है, आपका फालसे है, उसका रस्सा बना के आप वो जो कलरफुल मोल्ड होते हैं सांचे उसमें डालें और वो आइस लॉली सी बन जाएगी, बजाय इसके कि हम बाहर की आइसक्रीम या बाहर की चीजें दें। उस तरह का फ्रूट इनटेक भी उनका होगा। मैंने ये बात इसलिए की है क्योंकि बहुत सारी माएँ जो है वो शॉर्टकट्स में जो ये तली हुई चीजें हैं, जो प्रोसेस्ड मीट है या ये बहुत ज्यादा सिवियर कैंडीज वगैरह हैं, जैसे दांत भी खराब, सेहत भी खराब, ये दे देती हैं, जिनसे कि उनको बहुत ज्यादा इन डाइज वगैरह से भी एलर्जीज हो जाती है, जो बार बार लोग कह रहे हैं ना एलर्जी की बात कर रहे हैं। केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स। तो ये बिल्कुल। भी बताइए कि किस तरह सबसे ज्यादा केमिकल फ्री रहना है, और जितनी ज्यादा खालिस और ऑर्गेनिक चीजें खरीद के घर में बना के इंटरेस्टिंग बना के दी जाएगी उतना बेहतर होगा। ये तो बड़ी बड़ी अच्छी बात की आपने। मैं समझता हूँ कि हमारी जो माएँ हैं वो हमारी जो कल्चरल चीज़ें हैं उनको हाँ, भूल गई हैं, बिल्कुल। और ये हमारी बदकिस्मती है। ठीक है, और ऐसी चीज़ों की तरफ जा रही हैं जिनके नुकसानात से बहुत आता है। ठीक है, हम तो कहते हैं, मैं तो माओं को रेसिपी सिखाता हूँ, मुझे कहती हैं जी कि कोई ऐसी विटामिन दे दें जिससे भूख ज्यादा हो, ये बच्चा खाना ज्यादा खाना है। भाई आप अच्छे खाने बना के दें तो उसका दिल भी चाहेगा आप खाने। उसको बिल्कुल उसको बार बार उसको करें, तो 1 दफा रिफ्यूज करेगा, 2 दफा, 3 दफा, फिर डॉक्टर के पास जाएं। हाँ, कुछ ऐसे कुछ बच्चे अनीमिक हैं, उनको आयरन देने से फायदा होता है, उनकी एपिटाइट बेहतर हो जाती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पाकिस्तान में इस तरह की चीजें अगर हैं तो उनको एड्रेस किया जाए। बाकी ये है कि वंस इन अ ब्लू मून अगर आइसक्रीम्स वगैरह ये दे दें तो कोई इतनी उसमें वो नहीं है, बट उसको रूटीन ना बनाएं। क्योंकि होता क्या है, खाने के टाइम पे बच्चा अगर आइसक्रीम ले लेगा, खाने के टाइम पे वो लेज और इस तरह की चीजें जो जो होती है तो बाजार में मेरा मिलती है गंद वो है, ले लेगा, बिल्कुल। या खाने के टाइम पे माँ उसको दूध उसके मुंह में डाल देगी, तो समझे कि बच्चे की वो जो मील है, प्रॉपर मील, हाँ। वो तो ज़ाया हो गई। बिल्कुल। तो बच्चे को तो कैलोरीज मिलेंगी नहीं, बच्चे को प्रॉपर खुराक नहीं मिलेगी, तो फिर बच्चे कमजोर हो जाते हैं। तो ये जो है ना, वो जो खाने के देखें,
अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज्म रखा हुआ है। हम खाना का जब टाइम आता है, भूख बनती है, बॉडी के अंदर को खास एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, वो इसलिए पहले से तैयार हो जाते हैं कि आपकी खुराक को डाइजेस्ट करेंगे। तो इसी तरह बच्चों में भी यही मैकेनिज्म है कि बच्चों के भी खानों के, मैं बच्चों के लिए कहता हूं कि बड़ों के अगर 3 टाइम्स है खाने के, तो बच्चों को 5 टाइम खाना दें और टाइम फिक्स कर दें, ताकि उस टाइम पे बच्चे को लगे कि मुझे खाना मिलना है और मैंने खाना खाना है, उसकी बॉडी तैयार हो जाए। और उस टाइम पे आप दूध का फीडर ना दें। और हमारे यहाँ ये भी तो नहीं कहते ना डॉक्टर साहब कि जैसे एक सर्विंग ऑफ फ्रूट दे दें, फ्रूट को इंटरेस्टिंग तरीके से दे दें, वेजिटेबल दे दें। आप देखिए बाहर तो बाकायदा जो बच्चों का लंच बॉक्स है उसमें उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि आप ये डोनट और स्वीट नहीं दे सकते, आपने साथ जो है एक गाजर देना है, एक खीरा देना है, एक टमाटर देना है, एक चीज का स्लाइस देना है, ये मैंडेटरी है। वो कहते हैं थोड़े से नट्स होने चाहिए, थोड़ी सी ये सारी चीजें होनी चाहिए ताकि आपके अंदर पूरा बैलेंस हो। तो अपने बच्चे का लंच बॉक्स की तरह के ना 4 लंच बॉक्स बना दे पूरे दिन में, जिसमें एक जैसे अगर चिकन का टुकड़ा है एक, ऐसे तो बैलेंस डाइट आपकी हो जाएगी। जी बैलेंस, वो माई प्लेट वाला कंसेप्ट है ना, जिसमें जैसे आपने कहा कि आप उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, एक तो बोटियां भी हो, ठीक है, चाहे वो उसके अंदर हो, सैंडविच के अंदर हो, एग हो, ठीक है, थोड़ा फ्रूट्स के स्लाइसेस हो, बीन्स हो, ठीक है, वेजिटेबल हो, सैलेड हो, तो ये जाके आपकी बैलेंस डाइट मिलती है। और बॉडी को विटामिन जो बॉडी एक्सट्रैक्ट करती है वो फ्रूट से और वेजिटेबल से निकालती है। अगर आप ये सारी चीजें देंगे तो, और आप मीट स्वीट्स दे देंगे तो उसको आयरन भी मिलेगा, उसको फोलिक एसिड भी मिलेगा, उसको विटामिन भी मिलेंगी, उसको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स भी मिलेंगी। तो यही तो चीजें हैं जो बच्चे को चाहिए होती हैं। और अगर ये चीजें बच्चे को आप प्रॉपर तरीके से देते रहें तो आपके बच्चे की वेट भी सही चलेगा, हाइट भी उसकी बेहतर होगी। बिल्कुल, बेसिकली डॉक्टर साहब ने हमारा काम इंक्रीज कर दिया। उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों के अंदर टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करें, चीजें खुद प्रिपेयर करें, इंटरेस्टिंग बनाएं। अगर वो रोटी नहीं खा रहा तो रोटी को हार्ट शेप बना दें, कोई और एनिमल का शेप बनाकर उसको खिलाएं। फिर इंटरैक्टिव रहें, अपने बच्चों के साथ खेलें, गेम्स करें, खुद ब खुद हम लोग जैसे स्पोर्ट्स करें, जो फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। आजकल बच्चों में साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज्यादा आ गए हैं। स्पेशली देखा यह गया है कि ऑटिज्म एक डिजीज है, बिल्कुल बहुत ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा थी। अब उसके क्या फैक्टर्स हैं, या तो अवेयरनेस ज्यादा हो गई है या कुछ हमारी माएँ उस तरह की हो गई हैं। पाकिस्तान में भी ऑटिज्म बड़ी कॉमन है। हाँ। और उसमें खास अलामात क्या हैं, बच्चा जो है वो या तो एक ही तरह के काम करेगा, उसको आप मना करेंगे तो वो रेजिस्ट करेगा, रिपीटेड, यस, एक। दूसरे नंबर पे आप उसको बुलाएंगी तो आपकी बात नहीं सुनेगा, तवज्जो नहीं देगा, ठीक है, अपनी दुनिया में रहेगा, अपनी उम्र के लिहाज से जो बच्चे हैं उनके साथ प्ले नहीं करेगा, अपने दोस्त नहीं बनाएगा। और फिर बोलने में उसको इश्यूज हैं, एक्सप्रेस करने में उसको इश्यूज हैं। अगर ये अलामात हैं तो समझे कि आपके बच्चे में आपको डॉक्टर को जरूर लेके जाना चाहिए, उसको चेक करवाना चाहिए। और जितना अर्ली उसमें आप इंटरवीन करेंगे इतना आउटकम अच्छा होगा, इतना बच्चे के बेहतरी के चांसेस अच्छे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल है ऑटिज्म पे आपको एक दफा फिर हम इनवाइट करेंगे ताकि इस पे डिटेल हम बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर डिस्कस कर सकें। जिन लोगों ने प्रोग्राम देखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो नहीं देख पाए और मजीद सवाल भी पूछना चाहें तो वो यूट्यूब के ऊपर सेहत सबके लिए को जब गूगल करके सर्च करेंगे तो उनको ऑन PTV, तो PTV के ऊपर आपको मिल जाएगा और आप ये प्रोग्राम फिर रिपीटेडली देख भी सकते हैं और मजीद सवाल भी वहां पे पूछ सकते हैं। और ये होगा कि हम अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर फिर से डॉक्टर साहब को इनवाइट कर लेंगे और वो मजीद उन सारे सवालों का जवाब दे देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का, और आप सबका भी अल्लाह हाफिज।